नमस्कार, स्वागत है आप सभी साथियों का एनएस शिक्षा परिवार में। एक नया हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, साथी बताएँगे क्या होगा इसका राइट आंसर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। पहला क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को कहते हैं, वर्णों के संकलन को कहते हैं, शब्द गणना को कहते हैं या वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं? वर्णमाला साथी किसे कहते हैं, बताएँ? शब्द समूह, शब्दों के सार्थक समूह को साथी क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अगर इनका सार्थक समूह हो गया, कैसा समूह होना चाहिए? एक सार्थक समूह होना चाहिए। और शब्दों का अगर सार्थक समूह हो गया तो वो क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। वर्णों के संकलन, वर्णों के सही संकलन जो होता है वो शब्द बनता है। वर्णों के सही संकलन से शब्द बनता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह का मतलब साथी जिस प्रकार वर्ण लिखा जाता है क, ख, ग, घ, अंग, ये साथी वर्ण का एक क्रम है। यही होता है वर्णों का व्यवस्थित समूह और इसे ही क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है, बताएँगे साथी। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन-सी हैं? निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन-सी है? क, ख, य, र, च, ट या ट और अन? कंठ ध्वनियाँ कौन-कौन सी होती हैं? कंठ ध्वनि में क वर्ग के सभी व्यंजन आते हैं। क वर्ग के सभी व्यंजन आते हैं। इसके अलावा जो आते हैं व्यंजन, जो स्वर आते हैं ए, आ, ह और विसर्ग, ह और विसर्ग, ये किसके अंतर्गत आती हैं? इसका उच्चारण स्थान अगर आपसे पूछा जाए तो कंठ से होता है। क वर्ग के सभी व्यंजन क, ख, ग, घ, अंग, ए, आ, ह, विसर्ग। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा साथी? ऑप्शन ए हो जाएगा, क और ख हो जाएगा। र का जो उच्चारण स्थान होता है, र का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धन्य होता है। मूर्धन्य से होता है। किससे होता है? मूर्धन्य से होता है। य का उच्चारण स्थान किससे होता है? तालव्य से होता है। य का उच्चारण स्थान किससे होता है? तालव्य से होता है। च का जो च वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है? उसका भी च का उच्चारण स्थान साथी किससे होता है? तालव्य से होता है। तालव्य से च वर्ग के सभी व्यंजन का उच्चारण स्थान होता है छोटी ई, बड़ी ई, य और श, बड़ा स। ट वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो किससे होता है? वो मूर्धा से होता है। किससे होता है? मूर्धा से होता है। मूर्धा से जो उच्चारण स्थान होते हैं ट वर्ग के सभी व्यंजन, ट वर्ग के सभी व्यंजन। उसके बाद साथ ही क्या होता है? री से ऋषि, र और श। साथ ही साथ उच्छिप व्यंजन का अढ और अढ का उच्चारण स्थान किससे होता है? मूर्धा से होता है। एक बार देख लेंगे और याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे साथी क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। यहाँ पे कौन सी संधि होगी, बताएंगे। विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। यण संधि का साथी रूल तो बहुत सारे हैं वैसे। अगर य के बाद आधा व्यंजन क्या हो जाए? य के बाद आधा वर्ण दिखे तो वहाँ पे यण संधि होता है। यण संधि होता है जैसे प्रत्येक, प्रत्येक में कौन सी संधि हो जाएगी? तो यण संधि हो जाएगी। ठीक है। और साथ ही जो वृद्धि संधि होती है, वृद्धि संधि में जो मात्राएं यूज होती हैं, ऐ की मात्रा और औ की मात्रा, ओ और औ की मात्रा और ऐ की मात्रा, जैसे जहाँ पे भी दिखे वहाँ पे अधिकांशतः शब्दों में वृद्धि संधि होता है। जैसे सदैव, सदैव में आपसे पूछा जाए तो कौन सी संधि हो जाएगी? तो आप बताएंगे साथी सदैव में वृद्धि संधि हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ऐ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। गुण संधि की बात करें साथी, तो जो गुण संधि होता है, गुण संधि में ए की मात्रा और ओ की मात्रा का प्रयोग होता है। ए की मात्रा और ओ की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे परोपकार, परोपकार। परोपकार में कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट हो जाएगा। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? जब साथी हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, परधन, परधन उपकार, परधन क्या हो जाएगा? उपकार। और यहाँ पे अ का मेल, र में अ का फिर ऊ से मेल होता है तो क्या बनता है? ओ बनता है। क्या बनता है? ओ। ओ की जो मात्रा होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 है, यथाशक्ति, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है, अव्ययी भाव समास है या कर्मधारय समास है? कौन सा समास है साथी? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में दो शब्दों के बीच क्या होता है? विशेषण और विशेष का संबंध होता है। इसमें विशेषण और विशेष का संबंध होता है, यानी एक पद विशेषण और एक पद क्या होता है? विशेष। इसमें होता है किसमें? कर्मधारय समास में। किसमें होता है? कर्मधारय समास में होता है। जैसे इसका एक उदाहरण हम यहाँ पे लिखते हैं, कमल नयन।
कमल नयन। तो यहाँ पे कमल रूपी नयन या कमल के समान नयन, कमल के समान नयन कह सकते हैं। और नयन की तुलना किससे की जा रही है? कमल से की जा रही है। यहाँ पे तुलना की जा रही है नयन के समान कमल। तो यहाँ पे जो नयन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा, और कमल विशेषण हो जाएगा, क्योंकि उसकी तुलना हो रही है। तो यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। अव्ययी भाव समास में साथी पहला पद अव्यय होता है। पहला पद क्या होता है? अव्यय, अव्यय या उपसर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यथाशक्ति। यथा यहाँ पे क्या हो जाएगा? यथा धन शक्ति, यथाशक्ति यानी यथा धन शक्ति। और इसका जो समास विग्रह होगा क्या होगा? शक्ति के अनुसार। किसके अनुसार? शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। तो यह तथा यथाशक्ति, तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऐसे ही पूछा जाए आजन्म में कौन सा समास है, तो आप बताएंगे आजन्म में अव्ययी भाव समास है। भरपेट में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। बहुब्रीहि समास में साथी तीसरा पद प्रधान होता है। तीसरा पद, यहाँ पे तीसरा पद प्रधान होता है, प्रधान होता है। और जो भगवान जी के जो सारे नाम होते हैं वो किस में जाएंगे साथी? बहुब्रीहि समास में जाएंगे। जैसे त्रिलोचन, त्रिलोचन किसको कहते हैं? त्रिलोचन साथी किसको कहते हैं? महादेव जी को कहते हैं। पंचानन किसको कहते हैं? लंबोदर, पंचानन, लंबोदर, ये सब किसके नाम है? भगवान जी के नाम है। और ये प्रायः किस में जाते हैं? बहुब्रीहि समास में जाते हैं। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें साथी क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम कहें कि राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजकुमार, राजा का कुमार, धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ। और यहाँ पे जो का विभक्ति का प्रयोग होता है, इसमें का विभक्ति का लोप होता है, इसमें विभक्ति का लोप होता है। समास के कुल भेद पूछा जाए आपसे कितने होते हैं, तो समास के कुल भेद 6 होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। अंधे की लकड़ी, यहाँ पे दिया है अंधे की लकड़ी। मुहावरे का सही अर्थ है गंवार व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, एकमात्र सहारा, बिल्कुल असमर्थ होना। अंधे की लकड़ी यानी एक प्रकार से अगर अंधे को लकड़ी दे दिया जाए तो वो क्या होता है? एकमात्र सहारा होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है। निम्न में से बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा है। निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है? कपूर है, पक्ष है, मयूर है या मानुष है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा साथी? ऑप्शन ए हो जाएगा, कपूर हो जाएगा। कपूर का जो तत्सम शब्द होता है, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? कर्पूर होता है। क्या होता है? कर्पूर होता है, ये तत्सम होता है। पक्ष साथी क्या होता है? पक्ष को पंख कहते हैं। पंख क्या होगा? कैसा शब्द होगा? ये तद्भव होगा। मयूर का मोर, मयूर का मोर तद्भव हो जाएगा। और मानुष का क्या हो जाएगा साथी? मनुष्य हो जाएगा। मानुष का मनुष्य हो जाएगा। लेकिन यह भी साथी क्या होता है? ये भी तत्सम रूप होता है। ये भी क्या होता है? तत्सम ही रूप होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे दिया हुआ है जो पहले कभी न हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। अद्भुत होता है, अभूतपूर्व, अपूर्व या अनुपम। अद्भुत क्या होता है? आश्चर्यजनक या अनोखा जिसे कहते हैं, जो आश्चर्यजनक हो या अनोखा हो। अपूर्व क्या होता है? जो पहले न हुआ हो, पहले जो पहले न हुआ हो। पूर्व यानी जो पहले हुआ हो, पूर्व यानी पहले। अनुपम साथी उपमा रहित होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जो पहले कभी न हुआ हो उसको क्या कहते हैं? अभूतपूर्व कहते हैं। जो पहले कभी न हुआ हो उसको अभूतपूर्व कहते हैं। और भूतपूर्व का अर्थ हो जाएगा कि जो पहले हुआ है, जो पहले हुआ है वो भूतपूर्व होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे आपको बताना है अस्थावर का विलोम क्या होगा। अस्थावर का विलोम शब्द क्या है? सचल है, चंचल है, चेतन है या जंगम है। अस्थावर का साथी जो अर्थ होता है वो क्या होता है? स्थिर या अचल, स्थिर या अचल। इसका जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा? गतिशील या चलायमान। और इसका जो विलोम हो जाएगा वो जंगम होता है। वो क्या होता है? अस्थावर का विलोम क्या होता है? जंगम हो जाएगा। जड़ का विलोम, चेतन का क्या होता है विलोम? जड़ होता है। चंचल का भी विलोम क्या होता है? स्थिर होता है। चंचल का विलोम क्या होता है? स्थिर होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताएंगे। यहाँ पे बताना है तरणी का पर्यायवाची क्या होगा। सूर्य होगा, नाम होगा, युवती होगा या नदी होगा। यहाँ पे दो तरणी होते हैं एक साथ ही। अगर वहाँ पे तरणी ड़ पे बड़ी ई की मात्रा हो जाए तो इस तरणी का अर्थ होता है नाव या नौका, नाव या नौका होता है। और इस तरणी का अर्थ क्या होता है? सूर्य, सूर्य, जिसके अन्य पर्यायवाची रवि जिसे कहते हैं। रवि, दिनकर, दिनकर, दिवाकर, दिवाकर हो गया, भास्कर, भास्कर, भानु,
भास्कर, भानु, आदित्य आदि किसके पर्यायवाची हैं साथी? सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा? विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा? भय होगा, निर्वेद होगा, जुगुप्सा या घृणा होगा, विस्मय होगा। भय साथी भयानक रस का स्थायी भाव है, किसका है? भयानक रस का स्थायी भाव है। निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है, किसका है? शांत रस का स्थायी भाव है। विभत्स रस का जो अस्थायी भाव होता है वो जुगुप्सा या घृणा होता है, जुगुप्सा या घृणा होता है। विस्मय साथी ये किसका है? अद्भुत रस का, किसका है? अद्भुत, अद्भुत रस का अस्थायी भाव है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे, बताएंगे निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है यव, मन, रल, री और री। अर्धस्वर जो काम करते हैं वो कौन से हैं साथी? दो हैं अर्धस्वर, य और वह कैसे हैं? ये अर्धस्वर है। जैसे साथी एक शब्द होता है कौवा, कौवा आप ऐसे भी लिख सकते हैं या कौवा, कौवा लिख सकते हैं, ये भी सही होता है, ये भी सही होता है, क्योंकि जो ये वह काम करता है किसका? आधा स्वर का काम करता है। ये क्या हो जाए? जैसे कौवा, कौवा से कौवा दोनों लिख सकते हैं, कौवा कौवा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सती प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह ग्रह, सती प्लस आग्रह। इसका जो साथी संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? सत्य प्लस आग्रह, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि है? य में अ धन आ का मेल हो रहा है, तो फिर क्या बन रहा है? बड़ा आ बन रहा है। यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। दीर्घ स्वर संधि में साथी सजातीय स्वरों का मेल होता है। अ का मेल अ से या आ से हो जाए, किससे हो जाए? अ आ का मेल किससे हो जाए? अ या आ से किसी भी हो जाए तो क्या हमेशा बनेगा? बड़ा बनेगा। इसी प्रकार ई का मेल किससे हो जाए? छोटी ई या बड़ी ई से हो जाए, छोटी ई या बड़ी ई का मेल किससे हो जाए तो हमेशा क्या बनेगा? बड़ी ई बनेगा। सेम नियम यही ऊ में भी काम करता है। ऊ या छोटा ऊ या बड़ा ऊ का मेल किससे हो जाए? छोटा ऊ या बड़ा ऊ से हो जाए तो क्या बनेगा? हमेशा बड़ा ऊ बनेगा। यहाँ पे किसमें कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। नायक में कौन सी संधि है? अयादि संधि है, यण संधि है, वृद्धि संधि है, गुण संधि है। गुण संधि में साथी एक मात्रा ए, एक मात्रा ओ। अधिकांश शब्दों में जहाँ पे ये मात्रा का प्रयोग होता है वहाँ पे गुण संधि होता है। जैसे परोपकार, परोपकार, परोपकार में कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। वृद्धि संधि की बात करें तो वृद्धि संधि में ऐ की मात्रा और औ की मात्रा का प्रयोग ज़्यादा होता है। अधिकांशतः शब्दों में वृद्धि संधि होती है। जैसे सदैव, सदैव में कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। यण संधि में य के बाद साथी क्या होगा? आधा वर्ण होगा। य के बाद आधा वर्ण हो जाए वहाँ पे यण संधि होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अयादि संधि में कौन सी स्वर का मेल होता है? जैसे यहाँ पे देखेंगे अय आय, अय आय, अव आओ। जब हम शब्द को पढ़ेंगे तो ये इस ध्वनि का बीच में कहीं ना कहीं हमें सुनाई देगी ये ध्वनि। जैसे नायक, आय, नाय, आय, आय क्या आया? आय आ गया, तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि संधि हो जाएगी। और जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे नायक का तो क्या हो जाएगा? नायक का जो संधि विच्छेद करेंगे साथी क्या होगा? नय, नय धन अक, नय धन अक हो जाएगा। और अ और अ से क्या बनेगा? आय बनेगा। अ और अ से क्या बन जाएगा? अ बन जाएगा। यहाँ पे ए से, अ से और अ से क्या बनेगा? आय बनेगा। तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कुल 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि के साथ ही कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का कोई भेद नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। अट्टालिका शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? अटाला होगा, अटल होगा, अटारी होगा या कमरा होगा? अट्टालिका शब्द का जो तद्भव रूप होगा वो क्या होगा साथी? अट्टारी होगा। क्या होगा? अटारी होगा। ये कैसा शब्द है? तद्भव शब्द होते हैं जो संस्कृत का हिंदी रूपांतरण होता है। तत्सम सम वे शब्द होते हैं जो क्या होते हैं साथी? संस्कृत के ज्यों की त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। क्या होते हैं? प्रयोग किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, कलेजे पर सांप लौटना
कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? दुखी होना, ईर्ष्या से जलन उठना, दुश्मनी निकालना या दीनता प्रकट करना। कलेजे पे सांप लेटना यानी छाती पे सांप लेटना, छाती पे सांप लौटना। तो इसका जो अर्थ होता है साथी जलन होना, जलन, ईर्ष्या से जल उठना, ईर्ष्या से जल उठना यानी कलेजे पे सांप लौटना यानी जलन होना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे दिया गया है, चरत धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। इनमें कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। साथ ही यहाँ पे जो दोहा है, चरत धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुगरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। और श्लेष अलंकार की जो परिभाषा है वो क्या कहती है? यहाँ पे एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, अनेक अर्थ हो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानो सून। पानी के लिए जैसे मोती के लिए चमक है, और चूने के लिए पानी की बहुत ज़रूरत है, और मनुष्य के लिए पानी एक प्रकार से इज्जत है। तो उसी प्रकार यहाँ पे चरत धरत चित्ता करत चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत। सुबरन साथी, सुबरन का यहाँ पे 3 अर्थ होगा। कवि के लिए सुबरन का अर्थ हो जाएगा अलग, कवि के लिए सुंदर शब्द हो जाएगा, और जो व्यभिचारी हैं उनके लिए सुंदर रंग रूप, और जो चोर के लिए है वो क्या हो जाएगा? सोना या स्वर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे सुबरन के 3 अर्थ है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा साथी। यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। यमक अलंकार क्या होता है साथी? यहाँ पे एक ही शब्द की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति, एक ही शब्द की 2 या 2 या अधिक बार आवृत्ति हो, अधिक बार आए, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी, माँ दकता अधिकाय। कनक, कनक का 2 अर्थ, कनक शब्द 2 बार है, और दोनों बार इसके क्या होंगे? अलग अलग अर्थ होंगे। एक कनक का अर्थ है सोना, एक कनक का अर्थ हो जाएगा धतूरा। एक कनक का अर्थ क्या हो जाएगा? धतूरा हो जाएगा। उपमा साथी, उपमा का अर्थ होता है तुलना। उपमा का क्या अर्थ होता है? तुलना। जहाँ एक व्यक्ति या वस्तु की, यहाँ पे एक व्यक्ति या वस्तु की दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से क्या की जाए? तुलना की जाए, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। जैसे हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से यानी हरि यानी भगवान जी के कोमल, हरिपद जी यानी भगवान की जो कमल के समान कोमल की तुलना की गई है। जैसे लिखेंगे हरिपद कोमल, हरिपद कोमल कमल से, कमल से। भगवान जी के पैर हैं, भगवान जी के पैर हैं, कोमल कमल से तुलना की जाएगी, कोमल कमल से तुलना की जा रही। उपमा अलंकार में 4 क्या होते हैं? प्रमुख अंग होते हैं इसके। उपमा अलंकार के 4 प्रमुख अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। 4 प्रमुख अंग होते हैं उपमा अलंकार के। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे है। दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा साथी, दोहा का उल्टा अगर पूछा जाए तो क्या होता है? सोरठा होता है। दोहा का उल्टा सोरठा होता है, और सोरठा में जो मात्राएं होती हैं 11-13 मात्राएं होती हैं। यानी प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं सोरठा की? तो 11 और 13, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। और दोहा में सीधा इसका उल्टा होता है। दोहा में 13-11 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 13, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चौपाई में साथी, चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में 16-16 मात्राएं होती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। दिया हुआ है साथी, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। सुमित्रा नंदन पंत छायावादी कवि हैं। कैसे कवि हैं? छायावादी, छायावाद के प्रमुख कवि हैं। लेकिन इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? जैसे पल्लव हो गया, पल्लव हो गया साथी, वीड़ा हो गया, वीड़ा, और क्या हो गया? चिदम्बरा हो गया। क्या हो गया? चिदम्बरा हो गया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इन्हें छायावाद का शलाका पुरुष कहा जाता है। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं अनामिका, सरोज स्मृति,
सरोज, स्मृति, कुकुरमुत्ता, अर्चना, बेला, अड़िमा, ये सब किसकी है? राम की शक्ति पूजा। ये सब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। आंसू लहर झरना कामायनी, आंसू लहर झरना झरना कामायनी, ये सब किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की वीणा के नाम से जाना जाता है। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं साथी, यामा हो गया, निहार हो गया, नीरजा हो गया, रश्मि हो गया, ये सब क्या हैं? इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, लिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? वह दंड देने योग्य है, दंड लेने योग्य है, दंड के योग्य है, दंड देने के योग्य है। दंड हमेशा दिया जाता है, तो दंड के साथ देने का प्रयोग, लेने का प्रयोग, देने का प्रयोग नहीं हो। वह दंड के योग्य है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। वह दंड के योग्य है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कवित्री, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है साथी? कवि, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवित्री होता है। शुद्ध रूप का चयन करना है, क्या होगा? कवित्री का सही संधि शुद्ध रूप। तो कवित्री का जो सही शुद्ध रूप होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये कवित्री साथी शुद्ध लिखा गया है। कैसे लिखा गया है? शुद्ध लिखा गया है, तो यही क्या होगा? इसका सही हो जाएगा। साथी आज हमारे यहाँ पे जो है बारिश हो रही है, तो थोड़ा सा क्लास रिकॉर्डिंग करने में वॉइस इशू आ सकता है, तो मैनेज करेंगे साथी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे बताएंगे क्या होगा इसका राइट। यहाँ पे दिया गया साथी, विशेषण के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 6। कितने भेद होते हैं विशेषण के, आपको बताना है। और साथ ही साथ इनके नाम को बताना है, कौन कौन से होते हैं, आपको क्या करना है? नाम भी बताना है। विशेषण के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन डी बी करेक्ट हो जाएगा। 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला जो होता है साथी, गुणवाचक होता है। पहला गुणवाचक विशेषण। दूसरा क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें मात्रा, मापतौल की बात होती है। तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित और एक अनिश्चित होता है। चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण होते हैं, सर्वनाम शब्द के बाद संज्ञा शब्द आ जाए तो क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। संख्यावाचक क्या होते हैं साथी? जो संख्या की बोध कराए या क्रम का बोध कराए, जो मात्रा या मापतौल का बोध कराए। गुण यानी जो रंग, रूप, दोष, आकार का बोध कराए, गुणवाचक होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे दिया गया है, पेड़ से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक है, अपादान कारक है, संप्रदान कारक है, कर्म कारक है। कर्म कारक का चिन्ह होता है साथी को का अर्थ यहाँ पे क्या होता है? के द्वारा। को का अर्थ क्या होता है? के द्वारा। संप्रदान का चिन्ह क्या होता है? संप्रदान का भी चिन्ह होता है को का अर्थ यहाँ पे इसके लिए होता है, के लिए होता है। को का अर्थ के लिए होता है। अपादान से होता है, जो किसको दर्शाता है? अलगाव, भय। किसको दर्शाता है? अलगाव, भय। किसको दर्शाता है? अलगाव, भय, तुलना। करण कारक का चिन्ह क्या होता है साथी? से होता है, जो किसको दर्शाता है? साधन, साधन या वजह, साधन या वजह। जैसे मोहन बस से गया, मोहन लाठी से सुरेश को मारता है, तो लाठी से एक साधन है। अपादान, वृक्ष से पत्ता गिरता है, यानी जो पत्ता है वो किससे अलग हो रहा है? वृक्ष से अलग हो रहा है, और उससे किसको दर्शाएगा? अलगाव को। तो वहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपादान। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कर्ता कौन सा है, तो कर्ता जो कार्य जो करता है वही कर्ता होता है। पत्ता यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ता कौन होगा? पत्ता हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है या समूहवाचक है? जो किसी समुदाय का बोध कराए वही समूहवाचक होता है। जैसे कक्षा हो गया, सभा हो गया, सेना हो गया, ये सब क्या है? समूहवाचक है, क्योंकि इसमें लोग इकट्ठे होते हैं तब ये जाके बनता है। भाववाचक संज्ञा जो गुण, दोष, अवस्था, आकार का बोध कराए वो भाववाचक संज्ञा होती है। यहाँ पे बुढ़ापा क्या है? एक अवस्था है, और ये क्या हो जाएगा? ये कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। व्यक्तिवाचक किसी विशेष की बात होगी, जैसे वस्तु की हो चाहे व्यक्ति की हो, वहाँ पे व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे रमेश, ताजमहल, आगरा, ये सब क्या है? शहरों के नाम, व्यक्तियों के नाम, तो ये क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक। किसी विशेष जाति, किसी भी जाति का बोध कराना, जाति मतलब एक जाति होगा, एक उनका जाति होगा। जैसे हमने यहाँ पे कह दिया लड़का, यानी संपूर्ण लड़के की जाति, लड़की हो गया, महिला हो गया, पुरुष हो गया, जानवर हो गया, तो ये सब जातिवाचक संज्ञा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे साथी, जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, एक महान कवि हैं हिंदी भाषा के। रामधारी सिंह दिनकर जी को सेकंड राष्ट्र कवि कहा गया। सेकंड
राष्ट्र कवि कहा गया है, एक महान कवि हुए। इनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर जी को किस रचना के लिए मिला गया था? कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हुंकार, बताएं। हालांकि इनकी सारी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं। वर्ष 1972 में इन्हें उर्वशी जो रचना है, इस रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इस रचना के लिए, उर्वशी रचना के लिए इन्हें वर्ष 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पे है। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? सबसे प्रामाणिक कौन सा है? चंद्रकांता है, परीक्षा गुरु है, गोदान है, तितली है। कंकाल, तितली और इरावती, ये साथी क्या है? उपन्यास है। किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के हैं। किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के हैं। और इरावती इनका कैसा उपन्यास है? अधूरा उपन्यास है। इरावती इनका कैसा उपन्यास है? अधूरा उपन्यास। गोदान, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सब किसके हैं? प्रेमचंद जी के हैं। प्रेमचंद्र जी के उपन्यास है। प्रेमचंद जी के अगर बचपन का नाम क्या है आप बताएंगे? इनके बचपन का नाम क्या है? परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास जो सबसे ज़्यादा प्रामाणिक माना जाता है, परीक्षा गुरु को माना जाता है। इसके जो रचनाकार हैं लाला श्री निवास दास है। चंद्रकांता साथी बाबू देवकी नंदन खत्री की रचना है। किसकी है? देवकी नंदन खत्री की रचना है। ऐसा माना जाता है चंद्रकांता एक ऐसी सुप्रसिद्ध रचना है कि जिसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी, यानी हिंदी भाषा में इसका बहुत ही बड़ा योगदान है लोगों को हिंदी सिखाने में। प्रेमचंद जी के बचपन का नाम साथी हमने पूछा था, क्या था? प्रेमचंद जी के बचपन का नाम धनपत राय है। क्या है? धनपत राय है, ये भी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पे है। बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर? काला अक्षर भैंस बराबर है, लोकोक्ति का सही अर्थ है विद्वान होना, अनपढ़ होना, बुद्धिमान होना या मूर्ख होना। काला अक्षर भैंस बराबर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? बताएं। क्या काला अक्षर भैंस बराबर उसको बुद्धिमान होना कहते हैं? बिल्कुल नहीं कहते। क्या उसको अनपढ़ होना कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, उसको अनपढ़ होना कह सकते हैं। क्या उसको बुद्धिमान होना कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते। मूर्ख होना, तो मूर्ख होना, यहाँ पे अनपढ़ होना दिया है तो हम मूर्ख होना नहीं लगाएंगे, बी कह सकते हैं। काला अक्षर भैंस बराबर यानी अनपढ़ होना, उसको कुछ समझ नहीं आता, वो अनपढ़ है। क्या हो जाएगा? अनपढ़ होना, काला अक्षर भैंस बराबर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पे है। बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर? यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 27 है आपके स्क्रीन पे। राम आम खाता है, राम आम खाता है में क्रिया का कौन सा प्रकार है? क्रिया का कौन सा प्रकार है? बताएंगे। अकर्मक है, सकर्मक है या द्विकर्मक है? क्या यहाँ पे दो कर्म है या प्रेरणार्थक क्रिया है? कौन सी क्रिया है? बताएंगे। कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया, पहला अकर्मक, दूसरा सकर्मक। अकर्मक में यानी कर्म के बिना, जैसे दौड़ना, रोना, उठना, बैठना, ये सब अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया यानी कर्म के साथ, जैसे खाना, पीना, ये सब क्या हो जाएगा? सकर्मक। राम क्या खाता है? आप यहाँ पे क्या से प्रश्न करेंगे? सकर्मक क्रिया में हमेशा जवाब की अपेक्षा रहेगी, जवाब आपको मिलेगा। राम क्या खाता है? आम खाता है, तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। कैसी क्रिया साथी हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। राम दौड़ता है, मोहन दौड़ता है, मोहन सोता है, वहाँ पे क्या हो जाएगा? कैसी क्रिया हो जाएगी साथी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। द्विकर्मक क्रिया साथी क्या होता है? इसमें एक साथ दो कर्म, यानी एक मुख्य कर्म और एक गौण कर्म होता है। किसमें? द्विकर्मक में। एक यहाँ पे मुख्य कर्म होगा और एक क्या होगा? गौण कर्म होगा। तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? द्विकर्मक हो जाएगी। जैसे विजय बच्चों को क्या पढ़ाता है? हिंदी पढ़ाता है। जैसे मैं विजय बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं? बच्चों को। क्या पढ़ाते हैं? हिंदी। यहाँ पे दो कर्म आ गया तो द्विकर्मक यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विकर्म यही हो जाएगा। प्रेरणार्थक क्रिया साथी जो होती है इसका प्रभाव किस पे पड़ता है? प्रेरणार्थक क्रिया इस पे कर्ता स्वयं कार्य न करके क्या करता है? दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे मालिक नौकर से कार साफ करवाता है। किससे? मालिक नौकर से कार साफ करवाता है। यहाँ पे स्वयं काम न करके दूसरों को कार्य करने के लिए आज्ञा देना, प्रेरित करना, वहाँ पे प्रेरणार्थक होता है। प्रेरणा से आप याद करिए, प्रेरणा से यानी प्रेरित, किसको? कार्य करने के लिए किसी दूसरे को, तो वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया हो जाए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे है। बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर? दिया गया है वह गया होगा, इस वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, आसन्न भूतकाल या पूर्ण भूतकाल? वह गया होगा
गया होगा कौन सा काल है, बताएं। काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं साथी। काल के कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला होता है वर्तमान काल, वर्तमान काल होता है। दूसरा होता है भूतकाल। और तीसरा क्या होता है? भविष्यत काल। तीसरा क्या होता है? भविष्यत काल होता है। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। और भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। भविष्यत काल के साथ ही कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है भूतकाल के 4 भेद आपके सामने दिए हैं। सामान्य भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय या समय का संपन्न होने का बोध हो, जैसे कार्य संपन्न हो गया है और वही होता है, किंतु ठीक समय का बोध न हो, तो उसे क्या कहते हैं? सामान्य। यानी कार्य बीते हुए समय में संपन्न हो जाए, यानी खत्म हो जाए, और लेकिन समय बीते हुए समय का बोध न हो। जैसे बच्चा गया, कब गया ये नहीं पता है, लड़का आया, वर्षा हुई, ये सब क्या हो जाएंगे? सामान्य भूतकाल हो जाएंगे। संदिग्ध भूतकाल क्या होता है साथी? संदिग्ध भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य होने की अनिश्चितता, यानी क्या हो? संदेह हो, क्या हो? जहाँ संदेह बना हो तो वहाँ पे क्या हो जाता है? संदिग्ध भूतकाल हो जाता है। आसन्न भूतकाल क्या होता है? आसन्न भूतकाल क्या होता है साथी? क्रिया के जिस रूप से कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ हो, अभी अभी समाप्त हुआ हो। जैसे गाड़ी आई है, यानी अभी अभी कार्य समाप्त हुआ है। श्याम अभी आया है, मैंने आम खाया है, ये क्या हो जाएगा? आसन्न भूतकाल, यानी अभी अभी हुआ है। पूर्ण भूतकाल जिससे स्पष्ट हो जाए कि कार्य समाप्त हो चुका है, कार्य बीत चुका है, तो वहाँ जैसे गाड़ी आई थी, वर्षा हुई थी, ये सब क्या हो जाएंगे? पूर्ण भूतकाल होंगे। अब यहाँ पे देखेंगे वह गया होगा, यानी आपको संदेह है, आप फिक्स नहीं कह सकते कि वो आप संदेह बस बता रहे हैं कि वह गया होगा, और इसमें शायद का प्रयोग नहीं लगा है, लेकिन आप ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि वह गया होगा, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे संदेह हो रहा है, शक हो रहा है कि वह गया होगा, वह खाया होगा, वह पिया होगा, ये सब क्या हो जाएगा? संदिग्ध भूतकाल हो जाएंगे। कैसे हो जाएगा? संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। बच्चा आया होगा, उसने कहानी पढ़ी होगी, बस छूट गई होगी, वगैरह वगैरह। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया क्या कहलाती है? मुख्य क्रिया को स्पष्ट करने वाली क्रिया क्या कहलाती है? सहायक क्रिया, नामबोधक क्रिया, या प्रेरणार्थक क्रिया? अभी हमने आपको बताया प्रेरणार्थक क्रिया वे क्रिया होती हैं जो क्या कहती हैं, इसमें कार्य खुद नहीं किया जाता, दूसरों को करने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो वो क्या होती हैं? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जो नामबोधक क्रिया होती है वो संज्ञा या विशेषण से बनती हैं, संज्ञा या सर्वनाम से बनती है। इससे बनती है संज्ञा या सर्वनाम से बनती है। जैसे एक शब्द होता है हाथ कैसा है? संज्ञा शब्द है, तो इससे जो नाम धातु क्रिया बनाएंगे, क्या बनाएंगे? हाथ से हथियाना बना देंगे। क्या बना देंगे? हथियाना। शर्माना, अपनाना, लतियाना, बतियाना, ये सब क्या हो जाएगा? नाम धातु क्रिया हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? नाम धातु क्रिया हो जाएंगी। ठीक है। इसके बाद साथ ही सहायक क्रिया क्या होती है, एक बार इसे हम समझ लेते हैं। जैसे आपके सामने एक वाक्य लिखता हूँ, मैं घर जाता हूँ। यहाँ पे जाता यानी जाना क्या हो जाएगा साथी? ये मेन क्रिया हो जाएगी, यानी मुख्य क्रिया हो जाएगी, मुख्य क्रिया। और सहायक क्रिया यहाँ पे क्या है? हूँ। सहायक क्रिया क्या है? हूँ। सहायक क्रिया जैसे मैं घर जाता, यहाँ पे इतना लिख दिया तो क्या वाक्य स्पष्ट होगा? नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे दिया है कि मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया क्या कहलाती है? सहायक क्रिया कहलाती है। आप वाक्य में देख सकते हैं, जैसे मैंने सिर्फ इतना लिख दिया कि मैं घर जाता, यहाँ पे हूँ लिखा हूँ, ये सहायक क्रिया है, तो हूँ लिखा हूँ तभी तो वाक्य स्पष्ट होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे वह खा रहा था, खाना क्या हो जाएगा? खाना एक क्रिया है। रहा था, रही थी, जाता है, हूँ, रहा, रही, था, थी, ये सब क्या हो जाएंगे? सहायक क्रिया हो जाएंगे, जो हम क्या किसमें पढ़ते हैं? काल में पढ़ते हैं। काल को पहचानने के लिए पढ़ते हैं, जैसे जाता है, ती हैं, ते हैं, था है, थी हैं, थे हैं, ये सब क्या है साथी? सहायक क्रिया है, जो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। मुझसे चला नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इसमें से कोई नहीं। अगर आपसे भेद पूछा जाए वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो आप सीधा बताएंगे 3 भेद होते हैं। तीनों साधी आपके सामने हैं। कर्तृवाच्य में ने यानी कर्ता प्रधान होता है, इसमें क्या होता है? कर्ता प्रधान। कर्म का जो चिन्ह होता है को,
कर्म प्रधान। किसमें प्रधान? कर्म प्रधान। भाववाचक में भाव प्रधान होता है। ये किसका बोध कराता है? असमर्थता। किसका बोध कराता है? असमर्थता का बोध करा नहीं जाता। मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पिया नहीं जाता, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। भाववाचक हो जाएगा, नहीं का प्रयोग होगा और कैसा होगा? असमर्थ होगा, कार्य करने में समर्थ नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पे है। दाता का स्त्रीलिंग क्या होगा? दाता का स्त्रीलिंग क्या होगा? हिंदी में लिंग कितने होते हैं? 2 होते हैं। जो पुरुष जाति का बोध कराए वो पुल्लिंग, जो स्त्री जाति का बोध कराए तो स्त्रीलिंग। दाता का हो जाएगा दात्री। दाता का क्या हो जाएगा? दात्री हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे साथी। 14 सितंबर को क्या होता है? 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा इसे मान्यता मिलती है, तो इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है साथी? 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस। और हिंदी दिवस आपसे पूछे, हिंदी दिवस अगर आपसे पूछे तो कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है साथी? क्योंकि पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 10 जनवरी 1975 को नागपुर के महाराष्ट्र में हुआ था। नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। तभी से जो है विश्व हिंदी दिवस हमेशा 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पे है। अंधेरी नगरी नाटक की रचनाकार कौन है? अंधेरी नगरी जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, मोहन राकेश। मोहन राकेश। मोहन राकेश का एक प्रसिद्ध रचना है आषाढ़ का एक दिन। क्या है साथी? आषाढ़, आषाढ़, आषाढ़ का एक दिन प्रसिद्ध रचना है मोहन राकेश जी का। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का अंधेरी नगरी, भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, भारत दुर्दशा, ये सब किसके नाटक हैं? तो सत्य हरिश्चंद्र भी है एक प्रसिद्ध नाटक। किसके हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा साथी? सी हो, ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसे जयशंकर प्रसाद जी के अन्य जो रचनाएं हैं, जैसे आंसू हो गया, लहर हो गया, आंसू, झरना, कामायनी, चित्राधार, ये सब किसकी रचनाएं हैं? जयशंकर प्रसाद जी की हैं। किसकी रचनाएं हैं साथी मेरे? जयशंकर प्रसाद जी की हैं। अंधेरी नगरी, भारत दुर्दशा, ये सब किसके हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के हैं। प्रेमचंद जी के हैं गबन, गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, कायाकल्प, ये सब प्रेमचंद जी के हैं। मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन हो गया साथी। और क्या कह सकते हैं? लहरों के राजहंस जिनका प्रसिद्ध है, लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस प्रसिद्ध रचना है। अंधेरे बंद कमरे भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। तो याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और आंसर आपको देना है। छंद पढ़ते समय, छंद पढ़ते समय आने वाला विराम को क्या कहते हैं? गति, यति, तुक, गण। गण। वर्णिक छंदों में 3 वर्णों के समूह, वर्णिक छंद जो होते हैं, वर्णिक छंद यानी जहाँ पे वर्णों की काउंटिंग होती है, वर्णिक छंद में 3 वर्णों के समूह को क्या कहती हैं? गण कहते हैं। 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं साथी? गण कहते हैं। चरणों के अंत में जो आता है, चरणों के अंत में आने वाले समान वर्णों को क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। यति क्या होता है? छंद पढ़ते समय आने वाला विराम, छंद पढ़ते समय आने वाला जो ठहराव होता है, जो रुकावट होता है, रुकने यानी सांस जब हम लेते हैं, विराम जो लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? यति कहते हैं। गति छंद पढ़ने के प्रवाह यानी जो लय, जो हम जब पढ़ते हैं एक लय से पढ़ते हैं, उस लय को हम गति कहते हैं। उस लय को हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पे है। पीपल पात सरिस मन डोला, पीपल पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार या यमक अलंकार? कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार में साथी क्या होता है? हमने अभी आपको पिछले क्वेश्चन बताया, एक शब्द के अनेक अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ। तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखी, बिन पानी सब सून,
शब्द कितनी बार है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अर्थ उसके अलग अलग होंगे। यमक अलंकार में एक शब्द का एक दो से अधिक बार क्या होगा, आवृत्ति होगी और दोनों बार अलग अलग अर्थ होंगे। जैसे जैसे कनक कनक की सौगुनी, कनक कनक का अर्थ हो जाएगा एक कनक का अर्थ धतूरा, एक कनक का अर्थ हो जाएगा सोना। पीपल पात सरिस मंडोला, इस पंक्ति में साथी क्या है, उपमेय, जिसपे उपमा अलंकार में क्या होता है कि इसमें 4 अंग होते हैं। 4 अंग कौन कौन से हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। इसमें वाचक शब्द क्या है, सरिस है, सा सी सम, ये सब क्या होते हैं, वाचक शब्द होते हैं। सा हो गया, सी हो गया, शम हो गया, सरिस हो गया, ये साथी क्या है, वाचक शब्द है। और जिसमें भी ये वाचक शब्द निहित होते हैं वो उपमा अलंकार के उदाहरण होते हैं। वो क्या होते हैं, उपमा अलंकार के उदाहरण होते हैं। तो यहाँ पे वाचक शब्द सरिस हो गया। मन क्या है, मन की तुलना की जा रही है, मन की तुलना पीपल के पत्ते से, पात से की जा रही है। तो यहाँ पे जो पीपल पात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा, क्योंकि जिससे तुलना की जाती है वही उपमान होता है, जिसकी तुलना की जाती है वो क्या होता है, उपमेय होता है। क्या होता है, उपमेय होता है। और यहाँ पे जो सभी में एक गुण है, एक धर्म, पीपल के पत्ते में भी वो है और मन में भी वो है, वो क्या है, डोलना, डोला, डोलना यानी समान गुणधर्म दोनों में है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार, क्योंकि यहाँ पे मन को पीपल के पत्तों की तरह अस्थिर होकर डोलने लगता है, इस अर्थ के माध्यम से यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो में कौन सा अलंकार है, वात्सल, शांत, रौद्र या भक्ति रस, कौन सा रस। रस के भेद आपको बताना है। भरत मुनि जी के अनुसार रस के कितने भेद होते हैं, तो भरत मुनि जी के अनुसार, किसके अनुसार, भरत मुनि जी के अनुसार रस के कुल कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। वैसे रस के तो 9 भेद होते हैं, लेकिन ये शांत रस को नहीं मानते हैं। शांत का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। शांत का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। बताएंगे, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, यहाँ पे चंद्र, चांद और खिलौना, अगर इसमें अलंकार पूछा जाए तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार। क्योंकि यहाँ पे चंद्र को क्या बता दिया गया, सीधा तुलना कर दिया गया है, चंद्र को ही खिलौना मान लिया गया है, चंद्र को खिलौना मान लिया गया है, यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वात्सल रस, जहाँ पे माँ का प्रेम ममता दिखाई दे वहाँ पे वात्सल रस होता है। यानी भगवान श्री कृष्ण जब माँ से कहते हैं मैया मैं तो चांद वाला खिलौना चाहिए, मुझे चांद वाला खिलौना चाहिए, तो यहाँ पे वात्सल रस हो जाएगा। शांत का जो अस्थायी भाव होता है निर्वेद होता है। रौद्र का क्या होता है, रौद्र का अस्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। क्या होता है, क्रोध होता है। भक्ति का भक्ति। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। धीरे धीरे शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, विशेषण है, क्रिया है, सर्वनाम है, संज्ञा है। संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराता है। स्थान के नाम जैसे मथुरा, वृंदावन, ये स्थान का नाम। सर्वनाम ये क्या करते हैं, संज्ञा के पुनरावृत्ति को रोकते हैं, उनके स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। और ये 6 भेद होते हैं, शब्दों की संख्या 11 होती है, यह वह, जो सो, कोई कुछ, ये सब सर्वनाम है। जो क्रिया की विशेषता बता देते हैं वो क्या होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं। क्रिया क्या है, जैसे क्रिया है दौड़ना, जैसे हमने यहाँ पे लगा दिया धीरे धीरे, धीरे धीरे, मोहन धीरे धीरे दौड़ता है। कैसे दौड़ता है मेरे भाई, धीरे धीरे दौड़ता है, किसकी विशेषता बताएगा, दौड़ने की, तो ये किस क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। धीरे धीरे विशेषण क्या होते हैं, ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे मथुरा, मथुरा जैसे हमने कहा मथुरा तो संज्ञा हो गया, इसकी विशेषता बताते हैं। इसकी विशेषता जैसे फूल, फूल कैसा है, सुंदर है, सुंदर फूल। फूल कैसे हैं साथी, सुंदर फूल, यानी फूल की विशेषता कैसे बता दिए, सुंदर है, यही सुंदर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पे है, क्या होगा इसका राइट आंसर। तरड़ी तरड़ी शब्द युग्म का क्या अर्थ है, सबसे डिफिकल्ट शब्दों में से है, इसलिए हमने भी इसको ऐड कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मात्राओं का फेरबदल है, बाकी आपके दिमाग का फेरबदल है, आप आंसर गलत करके आएंगे। छोटी ई, जहाँ पे छोटी ई दिख जाए, इस तरड़ी का अर्थ होता है साथी क्या, सूर्य। और इस बड़ी ई का अर्थ क्या होता है, नाव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भाई काफ़ी मशक्क़त से हमने आज 38 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं, फिर भी वीडियो हमने रिकॉर्ड करा है। थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ है वॉइस इशू में, तो आप मैनेज करेंगे। आपको क्वेश्चन से मतलब है, अन्यथा किसी से नहीं है। और मेरा यही उद्देश्य था कि क्लास आ जाएगी, चाहे जैसे भी आएगी, तो हमने क्लास आज ले ली। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे
हम ये क्लास शेयर कर देते हैं, तो वहाँ पे आपको आसानी से ये क्लास मिल जाती है। वहाँ पे क्विज़ेज़ वगैरह भी होते हैं, आप उसको भी जॉइन कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और इम्प्रूव कर सकते हैं। क्लास को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद है। तहे दिल से क्या है साथी, धन्यवाद है। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय साथी। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद मेरे प्यारे भाई साहब।